Hello students, today we will continue chapter first, and now we will read new social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of the developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel. स्टूडेंट्स, आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें सामाजिक और जो राजनीतिक समूह रहे 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में, तो लगभग हम 1000 वर्षों के बीच में जो भी सामाजिक और राजनीतिक जो समूह थे उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि जो स्किल और वैरायटी था डेवलपमेंट्स का जो कि इस पीरियड के दौरान उभरा, और अलग अलग जो है मोमेंट्स पर इस पीरियड में नई जो टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अस्तित्व में आई, जैसे कि पर्शियन व्हील है ना, इन इरिगेशन यानी कि सिंचाई में जो पर्शियन व्हील था उसका उपयोग किया जाने लगा। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और अब नए जो फूड थे बेवरेजेस थे वो भी सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, ये जितने भी जो नए परिवर्तन हुए, नए जो इनोवेशंस हुए, उनमें जो नई टेक्नोलॉजीज़ का और क्रॉप्स का उपयोग किया जाने लगा। केम अलॉन्ग विथ पीपल who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. उसके साथ लोगों में अगर हम ये देखें तो जो ये परिवर्तन हुए और ये जो आइडियाज़ जिनके माध्यम से ये परिवर्तन जो हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि इस पीरियड के दौरान जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। उनके बारे में आप चैप्टर 5, 6, 7 में अध्ययन करेंगे, ये जो भी चेंजेस हुए थे। दिस वाज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो पीरियड था ये काफ़ी मोबिलिटी का पीरियड रहा। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग थे वो समूहों में जो है अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की खोज में लंबी यात्राएं किया करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन द पीरियड वर द राजपूत, अ नेम derived फ्रॉम राजपुत्र, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो समृद्ध लोग थे और उनकी जो संभावनाएं थी लोगों के लिए कि अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने फॉर्च्यून्स को कैसे कंप्लीट करें, तो उनमें से एक जो समूह था लोगों का उस पीरियड के दौरान वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसको राजपूत कहा गया। और ये जो राजपूत नाम है वो राजपुत्र नामक शब्द से डेराइव हुआ है। और ये जो थे वो रूलर ऑफ अ सन है ना, सन ऑफ अ रूलर सॉरी। तो ये जो थे वो शासक के पुत्र थे। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज यानी कि 8 से लेके 14वीं शताब्दी के मध्य में ये जो टर्म था वो आम तौर पर ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए अप्लाई होता था, यानी कि जो योद्धाओं का जो समूह होता था जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय जाति के स्टेटस के रूप में दावा किया, क्लेम किया। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। ना कि रूलर ही बाकी जो चीफ्टेंस थे, लेकिन सोल्जर्स भी थे, कमांडर्स थे जो कि आर्मी में सेवा किया करते थे। अलग अलग जो राजतंत्र हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ए chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards.
Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms and Kayasth, a caste of scribes and secretaries, also use the opportunities of the age to become politically important. तो एक जो कोड ऑफ कंडक्ट था, और ख़ास करके जो एक्सट्रीम वेलर वाले जो लोग थे जिनके अंदर एक ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी था, ठीक है, और जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी राजपूतों के अंदर, और जो पोइट्स थे, वार्स थे, अन्य जो भी समूह थे लोगों के, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये एक ऐसी जाति थी जिसको सेक्रेटरीज के रूप में स्क्राइब किया गया है। इन्होंने जो है अवसरों का उपयोग किया, और उस काल के दौरान ये काफ़ी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. और इस पीरियड में के दौरान, इस काल के दौरान धीरे धीरे इन्होंने जंगलों को साफ किया और कृषि का विस्तार किया। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इट सम एरियाज देन इन अदर्स चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। एक जो ये परिवर्तन था ये काफ़ी तेज़ी से हुआ, और उन्होंने बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे अन्य के अलावा जहाँ पर ये जो परिवर्तन हुए, खास करके जो हैबिटेट रीजन्स थे और बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो माइग्रेट हुए। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीसेंट्स। अन्य छोर से उन्होंने ज़मीन को यानी भूमि को जोतना स्टार्ट किया और वो फार्मर्स बने यानी पीसेंट्स बने। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये जो नए पीसेंट जो ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव जो है वो क्षेत्रीय जो बाजार थे उन पर बनाया, और चीफटेंस थे, प्रीस्ट थे, मोनास्ट्रीज थे और टेम्पल्स थे, वहाँ उनका काफ़ी जो है प्रभाव विकसित हुआ एक तरीके से। दे बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ and were required to pay taxes and other goods and services to local lords. और वे लोग जो हैं लार्ज जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के जो हिस्सा थे, और उनको आवश्यकता थी कि वो टैक्सेस पे करें, और उनको ये ऑफ़र दिया जाता कि माल और जो गुड्स और सर्विसेज होती थी, लोकल जो लॉर्ड्स होते थे, जमींदार वगैरह, उनके लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंगस्ट पीसेंट्स, तो जो महत्वपूर्ण जो आर्थिक और सामाजिक जो अंतर थे, डिफरेंसेस थे, वो पीसेंट्स के बीच में क्या हुए, एमर्ज हुए। सम possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activities during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of the backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो लोकल लॉर्ड्स थे जिनको गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती थी, टैक्स, वो टैक्स पे करते थे, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण जो आर्थिक और सामाजिक जो डिफरेंसेस थे वो पीसेंट्स के बीच में एमर्ज हुए। और ये जो कुछ हुआ उसमें जो प्रोडक्टिव लैंड थी और अन्य जो पशु या वगैरह रखते थे, और कुछ ऐसे जो कंबाइंड आर्टिसनल वर्क में बिजी रहते थे या कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में रहते थे उस सीजन के दौरान। और जैसे एक सोसाइटी जो है एक डिफ्रेंशिएटेड ज़्यादा थी, और पीपल्स जो थे वो ग्रुप्स में यानी कि एक समूहों में रहते थे। बाद में वो जाति, फिर सब कास्ट, फिर रैंक के आधार पर उनका बैकग्राउंड होता था, उनके ऑक्यूपेशंस होते थे। रैंक जो होती थी वो कभी उनके लिए परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, और जो है वो अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग वेरी करते थे। उनका प्रभाव जो होता था, जो संसाधन होते थे और उनके द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता था जो जाति के सदस्य होते थे, और उनका जो स्टेटस होता था तो सेमी जाति यानी एक ही जाति के जो लोग होते थे वो अलग अलग एरियाज़ में नहीं, एरिया टू एरिया वेरी करते थे। जाति इज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जातियां बनाई गई उन्होंने अपने कुछ नियम कानून बनाए और उनको उनके सदस्यों को द्वारा मैनेज किया जाता था, कंडक्ट किया जाता था। एंड दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स,
और ये जितने भी जो रेगुलेशंस होते थे उनको उनके असेंबली के जो एक तरीके से जो सीनियर मेंबर्स होते थे तो उनको एनफोर्स करते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ जाति पंचायत थी, बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर प्लेस। लेकिन जो जातियाँ होती थी उनकी आवश्यकता होती थी कि गांव के अंदर जो शासन है ना, जो रूल्स हैं उनको जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो कराया जाए। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय ए चीफ्टेन, और अनेक गांव जो है वो मुखियाओं के द्वारा, जो चीफ्टेन्स होते थे उनके द्वारा शासित किए जाते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, और साथ ही वे जो है एक छोटा यूनिट होते थे राज्य का, एक स्मॉल यूनिट के रूप में वो काम करते थे। नाउ वी विल रीड रीजन एंड एम्पायर, यानी क्षेत्र और साम्राज्य की अगर हम बात करें तो लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स एंड तुगलक्स और मुगल्स, है ना, ये अलग अलग चैप्टर्स में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, ए संस्कृत प्रशस्ति, तो ये संस्कृत की प्रशस्ति है जिसको हम चैप्टर 2 में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति एंड प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, एंड ही वॉज रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1266 to 1287, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Goda in the east to Ghazana in Afghanistan in the west, and included all of South India, Dravid people of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बड़े राज्य हुए जैसे चोल हुआ, तुगलक हुए, मुगल हुए, है ना, ये अनेक क्षेत्रों में थे, तो उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। एक जो संस्कृत प्रशस्ति है जिसको हम चैप्टर 2 में देखते हैं उसका एक उदाहरण दिया गया है, और उसमें प्रेस किया गया दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बारे में उसकी व्याख्या की गई है कि वो एक ऐसा शासक था जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और बंगाल से लेकर के ईस्ट में गजनी यानी कि अफ़गानिस्तान तक, और वेस्ट में इंक्लूडेड और साउथ पूरा इसमें जो है उसका शासन हुआ करता था। और इंडिया में उसको द्रविड़ कहते हैं। पीपल थे उसमें अलग अलग रीजन्स के, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, और उसने बहुत बड़ी आर्मी बनाई। तो हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज आर exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. इसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि उन्होंने कई जगह जो है अपने कब्जे का दावा किया था, और उसी समय उन्होंने ये भी कोशिश किया कि जिन क्षेत्रों के ऊपर जो छोटे छोटे जो शासक हुआ था, जो रूलर्स होते थे ना, उनको समझाया गया और उन पर अपना दावा पेश किया और उन पर नियंत्रण स्थापित किया सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में। By 700, many regions already possessed distinct geographically dimension and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Chols, Khiljis, and Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of the rule of the Khilji and Mughal dynasties? तो 700 से लेकर के जो क्षेत्र रहे, जो ऑलरेडी पजेस हुए अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस में, और उनकी जो भाषाएं थी, उनका जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो आप उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे चैप्टर 9 में। और उन्होंने जो है बहुत ही स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ को एसोसिएट किया, और इसके अलावा वो उनके बीच में जो संघर्ष हुए, कई ऐसे स्टेट भी रहे, और कई मौक़ों पर क्या किया कि जो डायनेस्टीज हुई जैसे चोल, खिलजी, तुगलक और मुग़ल, उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, जिनको पान रीजनल कहा गया, स्पेनिंग डाइवर्स रीजन्स भी कहा गया है। और इनके अलावा उन्होंने जो भी साम्राज्य बनाया उनमें इक्वली स्टेबिलिटी और सक्सेसफुल वो रहे हैं, समान रूप से वो स्टेबल रहे और सक्सेसफुल रहे। तो उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो फॉर एग्जांपल टेबल 1 और है चैप्टर 3 एंड 4 में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन के दौरान जो शासन रहा
खिलजी और मुगल डायनेस्टीज़ का, उसके बारे में वह कंपैरिजन दिया गया है। ठीक है, आगे हम जो है जो पार्ट बचा है वो आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।